गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल क्या जुड़ रहा है ये समझ आया कैसे मैकेनिज्म लिखा, दैट इज अल्डिहाइड एट ऑर्थो एंड अल्डिहाइड एट पैरा, OMe एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OH। ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट है। ऐसा लिखने से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रहा, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता तो ही आपको ऑर्थो पर फायदा थी। मान लो आपने ये H लिखा और डबल बॉन्ड हो तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़े। बट एक्चुअली ये एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ी ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोजन ऑलरेडी फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन इन्हीं तीनों एटम में से किसी से जुड़ा हो, ये तो कार्बन से जुड़ा, मतलब ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पूरा ग्रुप बड़े ग्रुप से टकराएगा, रिपल्सन करेगा, इसलिए पैरा इज मेजर। बोलो हाँ ना, वेदांत इज क्लियर, ऑल राइट। सो अगली हम लोग पढ़ते हैं गेटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन, सेकंड पढ़ते हैं गेटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन, और दोनों में डिफरेंस है, देखिए नाम एक सा है लेकिन एक कोच है और एक सिंथेसिस है। गेटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन में बेंजीन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड से, HCN से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और हमें प्रोडक्ट फिर से बेंजल्डिहाइड ही मिलता है। सो बेंजल्डिहाइड का अगर हाइड्रोजन साइनाइड से बनाया गया तो सिंथेसिस रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से बनाया गया तो दैट इज कोच रिएक्शन। बोलो दोनों में अंतर समझ आया? गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, ये तीनों अलग अलग हैं। मेरी बात सुनो जरा अभी, गेटरमैन कोच रिएक्शन तो क्लियर हुआ, सिंथेसिस का मैकेनिज्म देखो, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन HC ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे कुछ लिखा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड इज बेस, क्योंकि सामने एसिडिक मीडियम लिया है तो ये इस पर अटैक करेगा, जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड N और एक H, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए इसलिए प्लस आ गया, और हमें तो इलेक्ट्रोफाइल बना नहीं था, दैट इज रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ऐसा इसलिए कराया ताकि ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़े और कार्बन पे प्लस लाए। तो अगले स्टेप में जो बेंजीन था ये एरोमेटिसिटी को टेम्परेरी लॉस करेगा और ये रिएक्ट करेगा HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, तो ये पाई बॉन्ड ऐसा टूटा रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड, तो यहाँ नया प्लस आएगा और इस प्लस पे जाके ये अटैक करेगा, बॉन्ड आगे को टूटा कार्बन पे प्लस, तो मतलब कार्बन रिंग से जुड़ रहा है। तो जैसे ही आप देखोगे ये दोनों पुराने बॉन्ड, ये कार्बन उसका H, ये डबल बॉन्ड टूट गया और ये NH इमाइन बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इज आइमाइन फॉर्म, बाकी वैलेंसी किसी से भी करो लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इज आइमाइन। तो इधर एक नया प्लस आया होगा, ये ऐसे टूटा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस इस पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड बचा और ये लिखा कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड NH। बोलो हाँ ना, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? अगले स्टेप में जो Cn माइनस है एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो इसी पॉइंट से H प्लस को निकाल के खुद का HCN एज हाइड्रोजन साइनाइड वापिस हो गया, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वापिस कराए और इसने अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन कर ली
और ये लिखा है CH डबल बॉन्ड NH, इमाइन, बेंजीन इमाइन। इसका लास्ट स्टेप में करोगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करना मतलब वाटर के साथ तोड़ना। जैसे ही आप वाटर के साथ तोड़ोगे तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस साइड माइनस आएगा तो इधर प्लस आएगा। दूसरा बॉन्ड भी तोड़ो, इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा। जिधर प्लस आया उधर OH जाएगा और इसके दो मॉलिक्यूल जोड़ दो। हमेशा इमाइन का हाइड्रोलिसिस में ये बनता है। तो ये लिखा है बेंजीन, ये कार्बन, देखिए जरा एक बार। तो ये क्या लिखा है बेंजीन CH डबल बॉन्ड NH। तो यहाँ प्लस आया, एक CH था, एक प्लस आया तो एक OH जुड़ेगा और दूसरा OH जुड़ेगा। और ये NH था और माइनस है तो वाटर के दो H जाके अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा। आपको पढ़ा एक कार्बन पे दो दो OH नहीं रहते, ये वाटर निकल जाएगा तो जो वाटर लिया वो वापस निकल गया, ये माइनस बनेगा और कार्बन पे प्लस। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन कम। यहाँ से H प्लस था, O माइनस, OH माइनस और H वाटर निकला और ये प्लस माइनस बॉन्ड बना देगा। तो दोबारा देखिए बेंजल्डिहाइड ही बना। बोलो हाँ ना। कोई तकलीफ हो, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा करूं? ये थोड़ी सिस्टम में प्रॉब्लम है यार। अब नीचे से कोई वायरस की वजह से वो आधा स्क्रीन कवर कर लेता। बोलो इतना समझ आया, दोबारा रिपीट करूं क्या? हाइड्रोजन साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बनने वाला प्रोडक्ट इज अगेन अल्डिहाइड। तो अगर हाइड्रोजन साइनाइड से अल्डिहाइड बनाया तो इसको सिंथेसिस बोलते हैं, गेटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से बनाया तो उसे गेटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। बोलो हाँ ना। स्क्रीनशॉट करिए जरा। हो गया। अगला देखो जरा, आपके लिए बस एक पॉइंट रिकॉल करा दो। अगला तीसरा रिएक्शन जो कि गेटरमैन से ही नाम है, गेटरमैन सिंथेसिस। तो तीनों रिएक्शन याद रखिए, गेटरमैन कोच, गेटरमैन सिंथेसिस और नेक्स्ट गेटरमैन रिएक्शन। थर्ड देखिए गेटरमैन रिएक्शन, ना कोच है ना सिंथेसिस है, ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है। और इसमें हम कराते क्या हैं जरा देखो, बस आपको रिकॉल रहे, वैसे हम लोग डाईएजुटाइजेशन में पढ़ेंगे। बेंजीन पर N2 प्लस Cl-, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका रिएक्शन कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl कराते हैं, कॉपर पाउडर HCl। तो ये ग्रुप निकल जाता है और यहाँ पर Cl जाके जुड़ता है और क्लोरोबेंजीन बनता है। ऐसे रिएक्शन को गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। और इसी को अगर क्यूप्रस क्लोराइड CuCl अगर ऐसे ले लेते हो तब भी बेंजीन क्लोराइड बनता है और इसको सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। देखिए चारों रिएक्शन में कितना सिमिलरिटीज है। गेटरमैन कोच कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, गेटरमैन सिंथेसिस हाइड्रोजन साइनाइड इन एसिडिक मीडियम। गेटरमैन रिएक्शन उसको, ये जो इनिशियल है ये आपको बनाना अगले टॉपिक में आएगा कल की क्लास में। इसको पढ़ते N+Cl-,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर ये प्योर पाउडर फॉर्म से रिएक्शन करता है और HCl अलग, तो उससे बनने वाला क्लोरोबेंजीन बना, उसको गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। और अगर इसको सॉल्ट फॉर्म लेते हैं, कॉपर Cl CuCl, तो इससे जो HCl बनेगा, मान लो ये HCl लिया या कॉपर ब्रोमाइड और HBr लिया, तो यहाँ से बनने वाला जो हैलाइड है इसको सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों में गेटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर में अल्काइल हैलाइड एनसीईआरटी में दिया है। केवल इतना डिफरेंस है, अगर आपने क्लोरीन या ब्रोमीन पाउडर फॉर्म में लिया तो गेटरमैन, सॉल्ट फॉर्म में लिया तो उसे सैंडमेयर रिएक्शन बोलते। बोलो हाँ ना। चारों रिएक्शन अभी समझ आई क्या? सभी को समझ आया? बायो वाले लेट होने लगे क्या? टाइम हो गया क्या बायो वालों का? यस वेदांत, तुम्हारा तो ऑलरेडी टाइम ही रहता है। अगला देखिए जरा, इस पर एक क्वेश्चन पूछ लो गेटरमैन सिंथेसिस पर और उसे सॉल्व करिए। आप लोग बायो वाले रिकॉर्डेड देख लेना, और कल से टाइमिंग आप 6:20 का नहीं, 6 टाइम शार्प 6 AM का रखिए। इवनिंग क्लास ड्यू टू योर सेफ्टी पर्पस अलाउ नहीं किया गया, तो फिर मॉर्निंग में ही कंटिन्यू करिए। जरा करिए, जहाँ हाइड्रोजन साइनाइड था वहाँ RCl लिख दिया, डाइल्यूट H+ मतलब एसिड दिया, प्रोडक्ट बनाओ जरा। इनऑर्गेनिक केवल संडे को रखा जाएगा 2 घंटे का, उस दिन मेरा छुट्टी होता है और आपको टाइम मैनेज करना है। और जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो फुली इनऑर्गेनिक पे आएंगे। नेक्स्ट का आंसर बताइए जरा फटाफट। इनऑर्गेनिक की टेंशन मत करिए, ज़्यादातर चीज़ें लर्निंग होती हैं, जितना लेट लर्न करोगे एग्ज़ाम में याद रहती हैं। बोलो कर लिया क्या? तो जहाँ पर ये HCN का H जुड़ा होता था, इस बार वहाँ पे R जुड़ा होगा। देखो कैसे लिखा मैंने, ये बेंजीन होगा, ये R डबल बॉन्ड NH इमाइन बना, इसका हाइड्रोलिसिस किया, इधर H+ आएगा, इधर OH, दोनों बॉन्ड तोड़े, एक H+ और आएगा, एक और OH, तो ये पूरा मिल के निकल जाएगा अमोनिया, और अगला बनेगा बेंजीन रिंग COH यहाँ से निकाल दोगे वाटर, तो इंस्टेड ऑफ अल्डिहाइड कीटोन बनेगा। बोलो हाँ ना। तो भी ये गेटरमैन सिंथेसिस ही है, ऐसे मत चिल्लाना कि आप तो अल्डिहाइड पढ़ा रहे थे। अल्डिहाइड के लिए मैंने साइनाइड लिया था, हाइड्रोजन साइनाइड, और अगर आप H हटा के R जोड़ोगे तो C डबल बॉन्ड R जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कीटोन। स्क्रीनशॉट करो फटाफट। बोलो समझ आ रहा है क्या? एवरीबॉडी गॉट इट? कोई डाउट हो तो पूछिए। एरोमेटिक जो भी चैप्टर्स आपका है उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्या? एरोमेटिसिटी करके हिमांशु पांडे में दिया हुआ है चैप्टर, सेपरेट ही दिया हुआ है, पूरा ऑर्गेनिक का एक जगह कलेक्शन है वो, और उसी पैटर्न में मैं पढ़ा भी रहा, सारे चैप्टर्स की एरोमेटिक एक जगह। बोलो सॉल्व हो रहा है क्या, या सॉल्व कराना है? थोड़े थोड़े सॉल्व हो रहे हैं।
कर रहे हैं। हो सकता है आपका शेड्यूल बिजी हो, आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा हो। मुझे लग रहा है कंटेंट वाइज दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टाइम नहीं है वो अलग इशू है। फिर भी हम एक बार ओवरव्यू करेंगे। आप मुझे उसका पीपीटी भेजिए, एक शायद आपने भेजा है, बाकी उसके आगे का भेजिए। तो कल की क्लास में हम शायद अरेंज करते हैं, कल परसों जैसे भी होगा, एक बार थ्योरी ख़त्म हो जाए। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ? द लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। लास्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेटिंग रिएजेंट जो होता है, जो कि आपको NO2 प्लस एज अ नाइट्रेटिंग NO2 प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल देगा, तो वो बनाने के लिए जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज़ करते हैं, दैट इज कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3। जैसे सल्फोनेशन में दो मॉलिक्यूल्स H2SO4 यूज़ करते थे और एक एसिड और एक बेस का काम करता था, वैसे ही यहाँ पर एक H2SO4 और एक HNO3 यूज़ करते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसको बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और ये हमें NO2 प्लस एज अ नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल देता है, या ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो सारे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव था, केवल सल्फोनेशन को छोड़ के। सल्फोनेशन में SO3 न्यूट्रल फॉर्म में एज अ इलेक्ट्रोफाइल था। बोलो हाँ ना? चलिए इसकी एक दो लाइन लिख लें, बाकी फिर आगे पढ़ते हैं। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या लिख दिया? इट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल नहीं है। अगेन सल्फोनेशन और आयोडीनेशन को छोड़ के बाकी सारी बेंजीन की रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल नहीं है, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम ये ऑब्जर्व नहीं होगा। बेंजीन पर आप H जोड़ो, बेंजीन पर ड्यूटेरियम जोड़ो, जब भी नाइट्रेशन कराओगे तो दोनों का रेट जो भी है R1 R2 वो समवॉट बराबर ही होता है। मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि आपने H लिया या D लिया था। बोलो ये समझ पा रहे हो क्या लिख रहा हूं मैं? ये सारे वर्ड पहले सारे डिटेल क्लियर किए गए हैं। काइनेटिक आइसोटोपिक ऑफ हाइड्रोजन इफेक्ट का मतलब आप क्लियरली जानते हो, और केवल आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में ही ऑब्जर्व था, कहीं दूसरी जगह था भी नहीं। जहां रिएक्शन रिवर्सिबल होगा वहां हाइड्रोजन का निकलना और ड्यूटेरियम के निकलने में टाइम का डिफरेंस आएगा, वहां पे काइनेटिक या रेट में डिफरेंस आएगा। लेकिन जहां भी रिएक्शन इरिवर्सिबल है उसमें H निकालो D निकालो, वो तो फास्ट स्टेप में निकलेगा, और फास्ट स्टेप से रेट डिटरमाइन नहीं होता है। अगेन इट इज अ मोनो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इट इज अ मोनो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो केवल और केवल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को छोड़ के सारी रिएक्शन मोनो सब्सटीट्यूशन है। बोलो हाँ। चालू करें नाइट्रेशन। देखिए मैकेनिज्म से हम लोग देखते हैं, वैसे तो आपको वन लाइन आंसर आ ही जाएगा। इधर देखो, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये याद करोगे। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 ये मिला के हमको देता है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पर जोड़ देना,
बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा इज नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का बनना इज नाइट्रेशन रिएक्शन। बोलो हाँ ना। इसका मैकेनिज्म हम करते हैं, सो इसको आप स्क्रीनशॉट करिए जरा। लिखिए फटाफट, हो गया क्या? नाउ कम टू द मैकेनिज्म। नाइट्रेशन के मैकेनिज्म में फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बेंजीन का रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, प्रोडक्ट आ गया नाइट्रोबेंजीन। अब कैसे आया ये मैकेनिज्म से देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में जो H2SO4 था वो एसिड का काम करेगा, और यहाँ से एक H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये देगा H प्लस HSO4 माइनस। ये तो हमेशा इस तरीके से देगा, तभी इसे एसिड बोलते हैं। बोलो हाँ ना। तो जैसे ही इसने H प्लस निकाला, सो H2SO4 इज बिहेव एज अ एसिड। अब इस H प्लस ने काम क्या किया, नाइट्रिक एसिड को प्रोटोनेशन किया। HON डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सो दिस इज कॉल्ड HNO3। ये क्या करेगा, इसको प्रोटोनेटेड करेगा, या इसको आप और ऐसे लिखिए HONO2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो OH वाला लोन पेयर है ये इस H को गेन करेगा। जैसे ही H को गेन किया, खुद के 3 बॉन्ड बनाए, प्रोटॉन को गेन करना इस प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। नाउ इट बिकम अ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। ये बॉन्ड ऑक्सीजन की साइड टूट के जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वाटर निकल जाएगा और NO2 प्लस बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। बोलो हाँ ना। सो क्या आपको याद रखना था, H2SO4 इज अ एसिड, उसने H प्लस दिया। नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, लेकिन H2SO4 के कंपैरेटिवली उसके सामने वीक एसिड है, मतलब उसकी नज़र में बेस है। जब ये बेस था तो इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, प्रोटोनेटेड किया, वाटर के फॉर्म में निकला OH, NO2 प्लस बना, दैट इज कॉल्ड रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद तो सेम ही है। बेंजीन का कोई एक पाई बॉन्ड, बेंजीन का कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, टेम्पररी एरोमेटिसिटी जाएगी, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस सामने NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा इधर से पॉजिटिव, इधर NO2 जुड़ गया, इधर से लास्ट स्टेप में H प्लस को बाहर निकाल दोगे। ये कौन निकालेगा, HSO4 माइनस। ये तो फाइनली कैटलिस्ट है ना, इसने तो NO2 को बनाने में हेल्प किया, NO2 प्लस बनाने में हेल्प किया, अपना जो H प्लस दिया वो वापस मांगेगा, तो ये H2SO4 के फॉर्म में वापस निकल जाएगा और आपका एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगा। ये जो H प्लस निकला, या मैं इसको लिखूं HSO4 माइनस ने इस H प्लस को गेन किया, दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आए, एरोमेटिसिटी को रीगेन किया। तो ये क्या लिखा होगा देखिए जरा, ये H प्लस HSO4 माइनस के साथ निकला, तो वापस H2SO4 कैटलिस्ट जनरेट हो गया,
ऐसे ही निकल गया। ये दोनों लोन पेयर वापस किए तो इसका एरोमेटिसिटी गेन हुआ और ये NO2 जुड़ गया। सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे नाइट्रेशन हुआ ये समझ आया? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके। देन सवाल ये है कि अगर बेंजीन पर NO2 आ जाए तो इसका तो कभी भी पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि इसने तो इस बेंजीन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इसके सारे इलेक्ट्रॉन NO2 बाहर निकाल लेगा। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी। अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है या कम है तो फिर इसमें कोई दूसरा ग्रुप आके नहीं जुड़ेगा, दूसरा ग्रुप आके नहीं जुड़ेगा, मतलब पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस नहीं होगा। ऑल राइट। लेकिन इतना समझ आया, जरा इसका मैकेनिज्म करो, पहले स्क्रीनशॉट करिए जरा इसको। किया सभी ने? चलिए सवाल अब ये है कि आप बोलोगे TNT एक मॉलिक्यूल्स होता है। सर इसका मतलब है एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ने पर पॉली सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी, चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, जो कि एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स है। तो फिर अगर NO2 जोड़ा था तो तीन तीन NO2 कैसे आए? नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं TNT, हाईली एक्सप्लोसिव, इसको पढ़ते हैं ट्राई नाइट्रो बेंजीन, TNB पढ़िए, टोल्यून वाला बाद में करते हैं। ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB, तो इसका ये नाइट्रेशन से ही बना होगा। मेरी बात सुनो जरा एक बार। ये आपका बेंजीन है, आप इसका नाइट्रेशन करा रहे, मतलब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3। इसका लिखने का मतलब ये होता है कि इसने NO2 प्लस दिया। ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन चल रही 25 डिग्री सेल्सियस, तो केवल एक ही NO2 ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा। लेकिन आपने इसका फर्दर नाइट्रेशन कराया, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, तो फिर से आपको इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस मिला। लेकिन अगर आप इसका 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हैं तो अगला इलेक्ट्रोफाइल -M ग्रुप रिंग में जुड़े होने की वजह से मेटा पोजीशन पे जाएगा और ये बन जाएगा डाई नाइट्रोबेंजीन। बोलो हाँ ना? तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। अब तक हमने जो भी रिएक्शन पढ़ा और ये बोला कि वो ऐसा नहीं होगा, वो रूम टेम्परेचर पे बताया। इस पर आपने अगर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इस पर दूसरा NO2 जुड़ा, और अगर आपको तीसरा जोड़ना है तो जस्ट 160 डिग्री सेल्सियस करिए रिएक्शन विथ अगेन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, दोबारा से ये आपको NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा। तो एक NO2 था, ये मेटा पर आया, इससे फिर से एक नया इलेक्ट्रोफाइल मिला और वो इस मेटा पोजीशन पे आएगा। तो इसको पढ़ेंगे हम TNB, 3 बार आया इसलिए ट्राई नाइट्रो, और बेंजीन पे जुड़ा है इस बेंजीन, सो दिस इज ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB, हाईली एक्सप्लोसिव, बम ब्लास्ट की तरह फटता है या एक्सप्लोसिव रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है। सो हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड। बोलो हाँ ना? समझ आ रहा है क्या भाई लोग? सभी को समझ आया?
तो आप ये बोलोगे टीएनबी कैसे बनाया, कैसे दो दो माइनस क्या बोलते, कैसे दो दो नए इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा हुआ है, जबकि रिंग पर ऑलरेडी -m ग्रुप जोड़ा था और NO2 काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट -m है। तो ये NCERT में दिया है, सिलेबस में है, जेई और नीट में है। इस रिएक्शन को टेम्परेचर के साथ याद रखना, मगअप मत करना। एक दो बार पढ़ोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा कि केवल अगर NO2 जुड़ गया और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कराओगे तो फर्दर कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन अगर 60 डिग्री पे कराया तो 2 जुड़ गए, 160 कराया तो 3 जुड़ गए, और ये कंपाउंड ही बनाया, इसके अलावा हर एक को नहीं बनाया। अगर रिंग में NO2 जुड़ा है तो फर्दर रिएक्शन बड़ा मेहनत से होता है, बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए सारे नहीं बने, जो बने हैं और जो NCERT के कंटेंट में हैं हमें वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। बोलो हाँ ना, समझ आया यहाँ तक? सो नेक्स्ट हम लोग करते हैं नाइट्रेशन ऑफ, अगले चैप्टर में चलते हैं। बेंजीन का हमने कर लिया, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। बताओ जरा आंसर क्या बनेगा। रिएक्टेंट वगैरह तो लिख ही लोगे अब। फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, मतलब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3। इसका मतलब यही है कि इसने NO2 प्लस दिया, ये बताया कैसे देंगे। तो ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है ना, दोनों ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी इंक्रीज करेगा। जैसे ये एक्टिवेटिंग है तो एक बार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा और एक बार पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना। पिक्रिक एसिड तक पहुंचोगे, कहने से नहीं पहुंचोगे, ये तो रिएक्शन ही रुक गई। ये जो आपको दिख रहा है ये प्रोडक्ट बना ही नहीं, माइनर प्रोडक्ट 1% या माइनर प्रोडक्ट। एक्चुअली concentrated H2SO4 is a very strongest oxidizing agent, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, और ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो जो +m ग्रुप था वो धड़ाधड़ यहाँ पर डेंसिटी बढ़ा रहा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो H2SO4 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए जाएं, भगाए जाएं, तभी मेरे काम को बोला जाएगा कि मैंने ऑक्सीडाइज किया। और फाइनली आंसर देखो आपको क्या मिला, जो मेजर प्रोडक्ट मिला वो ये मिला, और इसका दूसरा प्रोडक्ट कपलिंग मिला। ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल गया। आपको तो एक्सपेक्टेशन था कि इस तरह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल मिलना चाहिए, जबकि वो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं मिला और आपको कुछ और ही मिल गया। बोलो हाँ ना। अरे समझ पाए हो थोड़ा बहुत? सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम फिर से आ गई, आपको तो मेजर प्रोडक्ट जो मिला, मेजर प्रोडक्ट एस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिल गया। और आप तो एक्सपेक्टेशन किए थे कि आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बताइए अब क्या किया जाए।
कैसे पिक्रिक एसिड पे पहुंचा जाएगा? अरे बोलो, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाइए। बोलिए डियर ऑल। सवाल समझ आया या वो भी ऊपर से ही गया? फिनॉल में OH था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा देगा। सामने H2SO4 के सामने जब फिनॉल को लाओगे तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो जानते ही होगे ना। सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में है, तो फर्दर खुद का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। खुद का ऑक्सीडेशन नहीं होगा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो जो भी काम करेगा वो केवल ऑक्सीडाइजिंग करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब बेंजीन में आपने धड़ाधड़ फिनॉल के OH ने बेंजीन वाले पार्ट में रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए इस तरीके का सीन बन गया, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आ गया। बोलो हाँ ना। इसको जरा स्क्रीनशॉट करिए। हो गया? चलिए अब मैं आपको पिक्रिक एसिड के दर्शन कराऊं। पिक्रिक एसिड ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन कहने से तो नहीं बनेगा, जो डायरेक्ट रूट था उससे नहीं बनेगा। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि जो OH है, ये OH ग्रुप इसको एक्टिवेट कर रहा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा। हम चाहते थे कि इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा ना बढ़े कि H2SO4 इसे ऑक्सीडाइज ही कर डाले। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आए और ये अपना लोन पेयर कहीं और बिजी कर ले, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा। भैया ऑक्सीडेशन तो ये वहाँ करना H2SO4 जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। आपने रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजने कम कर दिए, तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बोलो हाँ ना। तो हम चाहते कि इस लोन पेयर का रेजोनेंस नीचे की साइड रुक जाए या कम हो। बोलो हाँ। H2SO4 और HNO3, या इसको मिला के बोलते, ये जो हमें मिला के देता है NO2 प्लस, जिसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर का काम है NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल देना। तो हमने क्या किया, ये कल भी पढ़ा था, एक बार फिर से देखो। बेंजीन के या जो OH ग्रुप है, इसका रिएक्शन हम THCl से कराते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं Cl H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देन बेंजीन रिंग और देन इथाइल। नाम पढ़ते हैं टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl के फॉर्म में निकल गया। और ये देखिए ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था, जो रिंग में बिजी था, वो इस बार अपने ही ऑक्सीजन पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस करना प्रेफर करेगा। बोलो हाँ कि ना। तो मैंने लोन पेयर का रेजोनेंस रिंग के साथ डिक्रीज कर दिया। रिंग के साथ डिक्रीज किया मतलब रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बोलो हाँ ना। सभी लोग समझ पा रहे हैं ये मैंने क्या लिख दिया? ऐसा करने से पहला स्टेप हो गया। दूसरे में मैं इसे ऐसे दोबारा लिखूं, फिनॉल और एनिसोल में आप यही लो, इसके अलावा दूसरा नहीं, क्योंकि दुनिया का ये हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप है। बाद में आपको ये निकालना भी है, परमानेंट जोड़ना नहीं है। तो ये टोल्यूइन लिख दिया, टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, और उसने HCl निकाल दिया,
मतलब इस बार ये लोन पेयर इधर बिजी हैं, तो रिंग पर डेंसिटी इतना नहीं बढ़ाएगा। अगर रिंग पर डेंसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ाया तो इस बार H2SO4 से ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो आपने रिंग के ऑक्सीडेशन को प्रोटेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत रेजोनेंस है, ज़्यादातर ऊपर है बट थोड़ा सा नीचे। तो ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ना है। जुड़ना क्या है यहाँ से, NO2+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये लिखा ऐसे, ये बनेगा OS डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये बेंजीन और उसका ये मिथाइल। एक बार आप ऑर्थो पर NO2 जोड़ दीजिए और दूसरी बार आप पैरा पर NO2 जोड़िए। अगली बार आप पैरा पे NO2 जोड़िए। मैं एक ही बार अब लिख रहा हूँ ऑर्थो पैरा, एक बार इधर जोड़िए और एक बार पैरा पे जोड़िए। तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो ऑर्थो पैरा लिखा हुआ है, देखिए ये बेंजीन, यहाँ से ऑक्सीजन H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये टोल्यून का पार्ट और ये ऑर्थो वाला, और दूसरा मैं लिख रहा हूँ दिस इज बेंजीन देन ऑक्सीजन H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये टोल्यून का पार्ट, और इधर नाइट्रो पर पैरा नाइट्रो। इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस करना मतलब वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक करना। आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस बनेगा, तो ये H+ लेगा वाटर का, और ये वाला OH- लेके निकल जाएगा। तो ये देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना कि नहीं बना, बोलो हाँ ना। इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा वाटर की प्रेजेंस में, तो O- और ये पार्ट प्लस बना, तो ये वाटर का H+ को गेन करेगा। तो दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, ये OH और पैरा पोजीशन पर NO2, दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया कि नहीं बना, बोलो डाउट है कोई? अरे समझ पा रहे हो क्या डियर ऑल? नहीं समझे? दोबारा देखो, हमें करना क्या था, इश्यूज हमारे साथ ये आ रहा कि अगर फिनॉल एज इट इज रहा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि कंप्लीट रेजोनेंस नीचे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन करा देगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, और फिर इस पे किसी इलेक्ट्रोफाइल को नहीं जोड़ने देगा। हम चाहते थे कि इस पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़े और नाइट्रेशन का NO2 जुड़े, तो हमने HNO3 के साथ इसको मिक्स्ड किया, और ये हमें कंप्लीट इलेक्ट्रोफाइल बना के देता है NO2+। लेकिन हमको यहाँ से ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला, ये बड़ा माइनर मिला, क्योंकि H2SO4 ने अपना काम किया और हमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट पकड़ा दिया, ये तो हमें माइनर प्रोडक्ट मिला। तो हम ऐसा चाहते थे कि ये पूरे लोन पे नीचे ना दे, तो इसको कहीं और बिजी रखें ताकि इसकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा ना हो। जहाँ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी उसी को तो ऑक्सीडाइज करेगा। मान लो ये खुद ही गरीब टाइप का बन जाए तो इस बार इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर ख़त्म हो जाएगी इसके साथ, तो फिर ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट करके देगा। तो इसको काम करने के लिए हमने इसको कल पढ़ाया, इवन पुरानी क्लासेस में ये पढ़ा दिया गया THCl, और ये ऐसे निकल जाता। THCl का अलग से स्ट्रक्चर देखो, Cl H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बेंजीन, और बेंजीन पे मिथाइलिस टोल्यून, नाम पढ़ते टोल्यून सल्फोनिल क्लोराइड, THCl टोल्यून सल्फोनिल क्लोराइड। तो यहाँ से H और Cl HCl निकल गया, तो बेंजीन पे देखो जरा क्या होगा, ये ऑक्सीजन H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ा है बेंजीन से और ऐसे। तो इस बार इसका लोन पेयर तो इधर रेजोनेंस में बिजी है, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। 90% रेजोनेंस ऊपर है, तो यहाँ 10% इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
ये तो ऑक्सीडेशन तब कर रहा था जब इधर 100% रेजोनेंस चल रहा था। अब अगर 10% है तो इसके पास कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है? कोई गरीब आदमी है 100 रुपये लेके बैठ रहा तो उसे कौन छीनेगा? उसके यहाँ कोई डकैती नहीं डालने वाला, कोई चोरी नहीं करने वाला। लेकिन कोई अरबपति है तो उसके यहाँ चोरी करते हैं। इसका मतलब H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग का काम अब भी करेगा, लेकिन जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं तो इसे क्या ऑक्सीडाइज करेगा? बोलो हाँ ना। तो मैंने इस तरह से बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन बचा लिया। और कैसे बचाया, कैसे प्रोटेक्ट किया? मैंने नीचे ये फिनॉल के लोन पेयर के रेजोनेंस को कम कराया और इसको साइड में रेजोनेंस चालू करा दिया। बोलो इतने वर्ड सभी लोग समझे हो कि नहीं? फटाफट बोलो, समझ आया कि नहीं? सोनिया जी समझे क्या अभी क्या बोला? हमें क्या फायदा हो गया? रिंग में अगर रेजोनेंस OH का कम हुआ तो रिंग ऑक्सीडेशन से बच गया और हम यही चाहते थे। तो दूसरे स्टेप में देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा नहीं लिखूंगा, आप लिखना यहां से सीखना। मैं यहां से लिखूंगा OTS। अब ये OTS जो है इसके सामने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर आ रहा, जो आपको NO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल देगा। इसमें अब ज़्यादातर रेजोनेंस ऊपर है बट थोड़ा सा नीचे चल रहा है, तो ऑर्थो पैरा पर ही आने वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे ये किया तो ये लिखा OTS, एक बार NO2 जुड़ गया ऑर्थो पर, और इस बार देखो मैं कंप्लीट लिखूं ताकि आप कोरिलेट कर पाए। OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बेंजीन और उस पे जुड़ा मिथाइल, और एक बार पैरा पे आया। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, आपको तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल चाहिए, आपको ये OTS वाला प्रोडक्ट थोड़ी ना चाहिए। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बॉन्ड टूटता है, इधर देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे टूटा माइनस, तो वाटर के किस पार्ट से जुड़ेगा? केवल प्लस से। तो ये वाला पार्ट किस से जुड़ जाएगा? माइनस से, OH माइनस से। बोलो इतने शब्द समझे हो कि नहीं? एवरीबॉडी टेल मी। ओके, तो अब मैंने क्या किया, इधर भी सेम कहानी है। तो इधर जो O था वो H को ले लेगा, पानी के वाटर के H को लेगा, और ये लिखा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल, बोलो हाँ ना। और तीसरा जो साइड प्रोडक्ट जिसकी जरूरत नहीं है, OHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये टोल्यून ऐसे निकल गया। जो यहाँ से बॉन्ड टूटा उसने OH से जोड़ दिया सल्फर से, तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया कि नहीं बना? ऑक्सीडाइज तो नहीं हुआ। तो ऑक्सीडेशन कैसे रोका? बेंजीन का रेजोनेंस रोक दो ताकि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिखे। बोलो समझ आया कि नहीं? आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? करेंट कनेक्टेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से कुछ ना कुछ परेशान करते ही रहते हैं। चलिए, इट्स ऑल क्लियर टू यू ऑल। अब मेरा पहला सवाल इधर है, पहले इसको स्क्रीनशॉट करो फिर अगली स्लाइड पे लिखें। देखिए सवाल ये है, इधर सुनो जरा। पहला तो ये क्वेश्चन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है और क्यों?
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है और क्यों? ऑर्थो मेजर बनेगा या पैरा, और क्यों? जी सोनिया बताइए। पैरा इज रॉन्ग आंसर, ऑर्थो करेक्ट, क्यों? ऋषभ ऑर्थो इज करेक्ट, क्यों? अरे बोलिए। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बात है, वेरी परफेक्ट आंसर। इधर देखो जरा, मैं इसको एक बार और लिखूं। ये जो लिखा है ऑक्सीजन और H फिनॉल और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जुड़ा, तो ये ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज ऑक्सीजन से जुड़ा, मतलब एसिडिक H है। सामने जो NO2 है उसका लोन पेयर है और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन करने से एनर्जी रिलीज्ड होगी और एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज होना इज हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म। बोलो हाँ ना। तो केवल वही ऑर्थो स्टेबल होंगे, ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आए वो तभी स्टेबल होगा जब कोई एडिशनल बॉन्ड बना दे। एडिशनल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो एनर्जी रिलीज्ड होगी और एनर्जी का डिक्रीज होना स्टेबिलिटी का इंक्रीज पढ़ते हैं। इसने वही काम किया, एक एडिशनल बॉन्ड बनाया, एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर दी, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये तो 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया। अगर ये एसिडिक है भी तो यहां से वहां तक अट्रैक्शन ही नहीं है। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे। आप तो 180 का डिफरेंस ला दिया। इसका मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अलावा कोई दूसरा, अगर जब तक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है तब तक उन ऑर्थो पोजीशन को आप रिपेल कराइए और उसे कम स्टेबल बताइए और पैरा वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा मैंने क्या बोला? मान लो मैं ऐसे कोई दो ग्रुप लिख रहा हूं, एक ये फिनॉल है और ये अल्डिहाइड है, इसका ऑर्थो और पैरा में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पैरा। अरे तुक्का मार रहे हो, आता जाता कुछ है नहीं। इधर देखो, इधर भी तो प्रभु हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना। एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपको क्या तकलीफ बढ़ गई? यही तो राइमर टाइमन का प्रोडक्ट रटे बैठे हो आप लोग। RTM रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन में ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड इज मोर स्टेबल, यही सब तो पढ़ाया होगा। अरे हाँ ना, कुछ बोलो। ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड इज मोर स्टेबल देन पैरा, आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट वहां पे तगड़े तरीके से तोड़ूंगा। खैर अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। राइमर टीमन रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल बनने का ये रीजन नहीं है, कुछ और है, कुछ और है। पढ़ो तो शायद आपको 10 बुक्स में नहीं मिलेगा, ऐसा बताएंगे। पढ़ लिया क्या राइमर टीमन रिएक्शन?
हाँ ना कुछ बोलो, और ज़्यादा पूछना तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए कोई सवाल मैं ज़्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ। आपका सेहत इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरी बात समझो, इतना समझ आया। कब ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन पैरा? तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टेबल, इसलिए ये ज़्यादा बनेगा। ऑल राइट, एक सवाल हुआ। दूसरे सवाल पे चलते, पिक्रिक एसिड तक हमें पहुंचना था। पिक्रिक एसिड देखो जरा, कितने लोग बचे हुए हैं? क्या बात है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो नाइट्रोफिनॉल था या पैरा नाइट्रोफिनॉल था, यहां तक तो आ जाओगे, किसी को दिक्कत तो नहीं। फिनॉल का THCl से रिएक्शन कराना, OH को प्रोटेक्ट करना, नीचे रेजोनेंस रोक देना। अगर नीचे रेजोनेंस रुका तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो H2SO4 अब उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। देन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा और NO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल आके सब्सटीट्यूट कर जाएगा। यहां पर इस बार अब जो आपने मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट करा लिया, आप दोबारा इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 से रिएक्शन कराइए, जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा, और इसके हिसाब से ये फर्दर NO2 को अलाउ करेगा। तो ये एक बार ऑर्थो जुड़ा था, इसके हिसाब से इस बार इधर आएगा पैरा, बोलो हाँ ना। फिर से ये ऑर्थो आएगा, ये बन गया आपका पिक्रिक एसिड। नाइट्रोफिनॉल से आप फर्दर नाइट्रेशन कराइए ऑर्थो या पैरा वाले से, तो आपको ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, ये मिलेगा। तो आप आप पूछोगे कि सर फर्दर क्यों नहीं OH को प्रोटेक्ट किया? भैया इस बार जरूरत नहीं है, रिंग में ऑलरेडी एक -M आ गया, वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन सारे बाहर खींच लेगा, खुद ही रिंग को गरीब बना के रखेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे ज़्यादा है ही नहीं, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बन गया तो आप उसका बिंदास नाइट्रेशन कराइए, फर्दर OH को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा। समझ आया क्या? सभी को समझ आया? आई रिक्वेस्ट अगेन, इट इज टू लेट फॉर टुडे, getting me? And class is start from 6:30, so it is more than 1.5 hours. Tomorrow onward join sharp 6 AM. जितना आप लेट ज्वाइन करोगे वो आपका टाइम रिड्यूस होगा। आई कांट एक्सटेंड द टाइम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन इक्वली। इवनिंग क्लास अलाउ नहीं किया गया ड्यू टू सेफ्टी पर्पस ऑफ एंटायर क्लास और गर्ल्स ग्रुप। तो कुछ सिस्टम होता है वो फॉलो करना होता है, मैं उस चीज़ से एग्री था और मुझे कोई परेशानी नहीं। बट आई टेक योर क्लास इन मॉर्निंग ओनली एंड दैट विल बी फ्रॉम 6 to 7. सो डोंट राइट इट इज़ फ्रॉम 6:20 and